काश कोई मुझको समझाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक अगर ये बात करूं, मस्बत माहौल को भी सामने रखते हुए, तो ऐन बात अपनी जगह पे फिट बैठेगी। अच्छा, आप देखो न्यूट्रल होके, मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था, मैं सही बता रहा हूं, मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं था कि पीटीआई की हुकूमत आएगी, इमरान खान साहब वजीर आजम हों और आज हम बैठकर हुकूमत की माशी पॉलिसियों पे तनकीद कर रहे हो। ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। क्यों मैंने नहीं सोचा था? उसकी वजह यह थी कि मुझे 100% भरोसा था, मैं सही बात कर रहा हूं। मेरी बात डायरेक्ट पीएम हाउस जाती है, मेरी बात डायरेक्ट इस्लामाबाद जाती है, डायरेक्ट रावलपिंडी जाती है। मैंने ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन माशी पॉलिसियों ने जो समत ली है यह हैरान कुन भी है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद यह बात एक मानने वाली है कि चंद माशी अशारिये दुरुस्त समत की तरफ जा रहे हैं। तनकीद मैं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ। आप लोग तो बहुत ही उतावले हो जाते हो कि अली भाई आते ही फौरन शोर मचाना। नहीं, थोड़ा रुक जाओ, पहले मस्बत बात कर ले तो फिर तनकीद पर भी आते हैं। 337 पॉइंट आज भी स्टॉक मार्केट बढ़ गई। स्टॉक मार्केट मुसलसल जो है वो बढ़ रही है, उसमें इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है, लेकिन वजह समझ में नहीं आ रही। देखो अब तमाम लोग गौर से सुने और नाराज कोई नहीं हो, ठीक है? खास तौर पे पीटीआई वाले नाराज ना हो। देखिए, बात यह है कि स्टॉक मार्केट के लिए कोई मस्बत खबर मैंने सुनी नहीं। नंबर 1, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर अगर रेट कट होता तो तब स्टॉक एक्सचेंज का बढ़ना लाजिम मानने वाली बात है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी चीज, मईशत की दौड़ में, बिलखुसूस सनत की दौड़ में कोई नया प्रोजेक्ट लग रहा हो, कोई मैसिव स्केल में काम, ठीक है। एक बात यह है कि मियां मंशा साहब, वो भी प्रोग्राम देखते होंगे, वो काफी अरसे से ऐसा मुझे लग रहा है कि वो तासुर दे रहे हैं कि मुल्क की मईशत में बेहतरी, शायद वो इससे भी जोड़ते हैं कि उनकी अपनी कारकर्दगी भी अच्छी जा रही है। मियां मंशा साहब की है, तो उनकी कंपनियों की कारकर्दगी बेहतर हो गई, उनके सेल्स टारगेट अचीव हो रहे हैं, ये एक अच्छी मस्बत चीज है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स की उनकी एक्सपोर्ट्स हैं। तो मियां मंशा साहब की जो माशी कारकर्दगी से अगर ताल्लुक जोड़ा जाए, क्योंकि ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन इन पाकिस्तान, वो अगर एक पॉजिटिव लुक दे रहे हैं या आउटलुक दे रहे हैं, तो इसके माने ये हैं कि कारकर्दगी में निस्बतन बेहतरी एज एन एक्सपोर्टर भी आ रही, एज ए बिजनेसमैन भी आ रही। लेकिन अभी चंद माह पहले तो हमने उन्हें देखा था चीफ साहब के सामने वो अपने मसाइल बयान नहीं। अच्छा, खैर एनीवे, मामला ये कि समझ जाएं आप बात को, इशारे मेरे समझते जाएं आप। बाकी बात रही, देखें पाकिस्तान के जो अमीर तरीन अफराद हैं ना, उनकी फहरिस्त में अगर देख लेते हैं, नंबर 1 सबसे अमीर आदमी पूरे पाकिस्तान का, पाकिस्तान में नहीं रहता, लेकिन वो हैं जनाब प्रिंस करीम आगा खान साहब। ही इज द रिचेस्ट मैन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, फैक्ट। जाहिर बात है वो बहुत बड़े उनके स्टेक्स हैं, रियल एस्टेट में भी स्टेक्स होंगे, बैंकिंग सेक्टर में भी स्टेक्स हैं, फिलैंथ्रोपी में बहुत बड़े बड़े स्टेक्स हैं। यानी जो मुख्तलिफ, आप ऐसे समझ लें कि हस्पताल हैं, तरक्याती मंसूबे हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में चल रहे हैं, उनकी अपनी कम्युनिटी के लिए भी हैं, और चंद ऐसे हैं जो कि आप समझें कि अवाम के लिए वैसे ही जो हैं प्रोजेक्ट्स हैं उनके फलाह बहबूद वाले। इसके अलावा उनकी अपनी सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट है। आप जानते होंगे कि गवादर सीपैक का मंसूबा जो है, इसमें आपने सुना नहीं होगा, लेकिन प्रिंस करीम आगा खान का बड़ा अहम किरदार है। सेंट्रल एशिया के साथ पाकिस्तान की लिंक बन जाना, सीपैक के अंदर भी मैं आपको बता दूं, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो मिल्कियत है उसमें उनका अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जरिए एक पार्टिसिपेशन है। आप लोगों को नहीं पता, क्योंकि आप लोग बेसिकली पढ़ते नहीं हो ना अखबार, आप लोगों को इन चीजों का नहीं पता, लेकिन मैं आपको पता। नंबर 1 सबसे अमीर आदमी। दूसरे नंबर पे सबसे अमीर आदमी, वो भी स्टॉक एक्सचेंज से बिला वास्ता बिल वास्ता नहीं, अखिल रेड्डी नहीं है भाई आपकी गलत फहमी है। वो बहुत बड़ी फिल्म है, लेकिन उसका नाम मैं टीवी पे ले नहीं सकता। ऐसी शख्सियत है, आप खुद समझ जाओ। दूसरे नंबर पे जो पाकिस्तान का सबसे अमीर तरीन आदमी, उस शख्स का मैं नाम नहीं ले सकता टीवी पे, क्योंकि वो है भी और नहीं भी है, और शायद वो भी पाकिस्तान का शहरी नहीं है। अच्छा, अब आ रहे नंबर 3। तीसरे नंबर पर जो इंटरनेट पर तहकीक वगैरह के जरिए पता लगता है, वो मियां मंशा साहब। बड़ा ग्रुप है,
इंश्योरेंस में भी स्टेक है, बैंकिंग में भी स्टेक है, टेक्सटाइल का बंदा मैग्नेट है, मतलब नेम अ बिजनेस, ही इज वेरी गुड एट इट। ठीक है, तो इस वजह से मैंने अभी उनका जिक्र किया, क्योंकि उनकी ट्वीट, उनसे मंसूब ट्वीट्स सामने आ रही हैं। पता नहीं वो ट्विटर के ऊपर पता भी उस हिसाब से नहीं चलता, फिर बाद में लोग बोल देते हैं अखबार वालों ने, मीडिया वालों ने फेक न्यूज चला दी। उनसे मंसूब जो बातें आई हैं, उनसे ऐसे लग रहा है उनकी कंपनियों की कारकर्दगी अच्छी है, और बिलखुसूस उन्होंने इसकी निशानदही की है कि उनकी कंपनीज जो हैं वो अच्छी कारकर्दगी दिखा रही हैं। एंड ही इज ए वेरी लार्ज एक्सपोर्टर ऑल्सो। तो देखें ना मैं कितने एलिमेंट उनके बिजनेस में स्टेक्स हैं। चौथे नंबर पर जाहिर बात है हमारे मीडिया के ऊपर फिर लोग शिकायत भी करते हैं, फिर बाद चौथे नंबर पर जनाब मलिक रियाज साहब, पीर बाबा। तो जाहिर बात है पीर बाबा के भी अपने यार देखो को पैसे हैं ही ना बंदे के पास, जो इतने मिलियंस ऑफ पाउंड्स यूके में मिले, इसने दे भी दिया और जरा भी गम नहीं खाया। हमारे लोग होते तो पेट पे लेट जाते, बावले हो जाते अगर पैसे ना होते। तो पैसे हैं तो बंदा कह रहा है ना यार ठीक है कोई नहीं मैंने दे दिए, मेरी सेटलमेंट है। यही बात आई ना सामने, उन्होंने कहा मेरी सेटलमेंट है मैंने दे दिए। 190 मिलियन पाउंड इसी के इर्द गिर्द है ना अमाउंट। बेटा देखे हैं कभी, इनको रुपयों में कन्वर्ट कर दो ना, कभी गिन नहीं सकोगे सारे। 365 दिन बैठे रहोगे ये अमाउंट नहीं गिन सकोगे, इतना नोटू है, इतना नोटू। हाँ बातें बड़ी बड़ी हैं, क्योंकि कब दे दिए, मुंह के फायर हैं बस, हम सब लोग अपनी तरफ से बोलते इतना बड़ा अमाउंट है, मैं पैसे दे दूं ना, ये 5000 के नोटों में भी दे दूं ना, गिनते रह जाओगे और सोचते रह जाओगे कितना पैसा ये, इतना पैसा दे दिया, नो टेंशन। उन्होंने भी मांगा तो इसने कहा ले लो, सैकड़ों अरब रुपए बोला दे दो। इनका भी स्टॉक से बिला वास्ता ताल्लुक बनाना चाहो तो बना लो। लेकिन जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं ना, ये मैंने भी चौथे नंबर तक पहुंचा हूं। अब आगे नंबर मुझसे ना गिनवाओ, क्योंकि कुछ के नाम ले सकता हूं, कुछ के नाम नहीं ले सकता। तो यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा। भाई गुफ्तगू जारी है, मईशत का जायजा हो रहा है, हाई नेटवर्थ को सामने रखते हुए स्टॉक मार्केट पे मजीद आके बात करेंगे। ये जो शख्सियात जिनके आप नाम सुनते हैं ये इस फहरिस्त में बहुत नीचे हैं, ये जो जितने शोबाज टाइप के लोग हैं ना, ये इस लिस्ट में फहरिस्त में बहुत नीचे हैं। अमीर आदमी कभी दौलत दिखाता नहीं, ना उसके बारे में बताता है, एक चीज याद रखना। लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक। भाई आप लोगों की पब्लिक डिमांड वो भी आती है ना बहुत, कह रहे पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों के मुतालिक तो बता रहे हैं, स्टॉक के भी तो बड़े खिलाड़ियों के मुतालिक बताएं। तो भाई 5 थे, 5 में से एक जख्मी हो गया। आपको याद होगा ये लोग कहते थे बिग 5 जो है ना, ये बड़ी बड़ी वो शख्सियात हैं जो पाकिस्तान के कारोबार के अंदर बड़ा अहम किरदार प्ले करते रहे हैं। ठीक है, एक का नाम मैं नहीं ले सकता, मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन उनका बड़ा अहम किरदार रहता है बिला वास्ता। बाकी जो 3 पार्टियां मेन हैं, वो सबसे बड़ी पार्टी जो आप आज समझ लें कि आज की तारीख में वो जहांगीर सिद्दीकी ग्रुप पूरा, फिर उसके बाद आरिफ हबीब ग्रुप और अकील डेडी ग्रुप। तो ये 3 बड़ी बड़ी नामवर शख्सियात वाली पार्टी हैं। पैसे तो मुख्तलिफ लोग इनके साथ लगाते। ये एक पार्टी का नाम मैं नहीं ले रहा, ठीक है, वो मैं नहीं लूंगा एक वजह से। और एक थी खादिम अली शाह बुखारी वाली, वो आपको याद होगा केएसबी के साथ क्या हुआ। तो उनका अपना ब्रोकरेज बिजनेस वगैरह भी था, ये वो आपको याद होगा, वो केएसबी बैंक था फिर। लेकिन उनकी एक जो देखें इसमें इशू ये आ रहा था कि आप लोगों को शायद इस बात का ना पता लगाओ, लेकिन केएसबी बैंक जो था ना, उसी के नीचे ब्रोकरेज का बिजनेस भी था उनका। तो जिसने वो लिया उसके पास चला गया, और आपको ये पता होगा कि वो बैंक इस्लामी वाला सिलसिला था, तो उसके पीछे। तो इसी तरह अब ये 3 मेन खिलाड़ी और चौथा जिसका नाम मैं नहीं ले सकता, ठीक है। तो अब इन तीनों के दरमियान है। अच्छा, इनमें राइवलरी जो है ना, वो बेसिकली जहांगीर सिद्दीकी ग्रुप की राइवलरी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक जिसे कहते हैं कंपटीशन है, वो एकेडी के साथ डायरेक्ट कंपटीशन। ये सारी चीजें अब आप समझ लें बातों को, ये है असल गेम। और जाहिर बात है आरिफ हबीब साहब थोड़े से जो हैं वो मुतदिल मिजाज हैं, वो किसी से झगड़ा नहीं करते, ज्यादा जज्बाती भी नहीं होते। ताहम ऐसा लोगों का तासुर है कि उनके रुझानात ज्यादा अकील डेडी साहब की तरफ हैं। वो
उनको शायद पसंद करते हैं ज्यादा। लेकिन अब ये है कि अच्छा, जहांगीर सिद्दीकी ग्रुप में जो खास बात रही वो ये रही कि यहां पर अली जहांगीर सिद्दीकी साहब का बड़ा कलीदी किरदार रहा, क्योंकि हमारे जो बाकी लोग हैं इसके बावजूद कि उन्होंने बच्चे भी बाहर पढ़ा लिए, उनको तालीम भी दे दी, स्टॉक का बिजनेस भी सिखा दिया, कारोबार करने के उसूल भी सिखा दिए, लेकिन कभी कभार एक बेटा ऐसा होता है जो बाप के कारोबार को 10 गुना कर देता है ना, या 100 गुना कर देता है। तो ये जो अली जहांगीर सिद्दीकी साहब हैं, ये उन लोगों में से हैं जो अपने बाप के कारोबार को, अपने वालिद साहब के कारोबार को मैनीफोल्ड कर दिया। हमारे लोगों में आम ये डिस्कशन नहीं होती ना, इसलिए मैंने कहा आपने, क्योंकि ज्यादातर उनका नाम सुना होगा एज एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इसके तौर पर, और क्योंकि उन्होंने एक इंटरनेशनल बिजनेस पर्सपेक्टिव रखा, तो अली जहांगीर सिद्दीकी साहब को मौका भी मिला। जब वो बाहर गए तो जाहिर बात है उन्होंने कारोबार में और ज्यादा इजाफा भी किया होगा। और इसके बावजूद कि यहां पर आपको पता होगा अकील डेडी साहब पीटीआई के साथ क्यों बिल्कुल सेट हैं, और उनकी लगती जहांगीर सिद्दीकी साहब के साथ है और जेएस ग्रुप के साथ, लेकिन उसके बावजूद अली जहांगीर सिद्दीकी साहब को ना सिर्फ के अहम मनसब पे फाइज भी कर दिया, और एकेडी साहब देखते रह गए। बुरा ना मानिएगा सर, आपको भी मैं भी पसंद करता हूं, लेकिन यह है एक्चुअल स्टोरी। अब इस स्टोरी लाइन के जो तमाम फिगर्स हैं वो आपके सामने आ गए, तो ये मैंने आपको क्लैरिटी कर दी। जफर मोती साहब जो कि मारूफ स्टॉक एक्सचेंज की शख्सियत हैं, ट्रैक होल्डर भी हैं, शेयर होल्डर भी हैं, वेलकम करता हूं उनको शो में। वेलकम टू द शो जफर मोती साहब। थैंक यू अली नासिर सर। आपसे गुफ्तगू करने से पहले मैं मुख्तसर सी तमहीद बांध रहा था, कुछ लोगों की तरफ से फरमाइश आती रहती है हमारे व्यूअर्स की तरफ से कि बताएं ये बिग 5 वाला सिलसिला क्या हुआ, तो मैं मुख्तसरन नाम वाम के साथ कुछ चीजें बता दी। खैर अब मैं आपकी तरफ आता हूं भाई, कारकर्दगी को लेकर। ठीक है, मैं टीवी के ऊपर ये मानता हूं अपने 500वें एपिसोड के अंदर, 500th एपिसोड ऑफ रुपया पैसा में, कि मैं आपके साथ जो गुफ्तगू हुई थी उसमें मेरी शिकस्त हो गई। 40,000 पॉइंट पहले आया, 28,000 पॉइंट मार्केट नहीं आई, लेकिन बात यह कि समझ भी कुछ नहीं आई। आपको कुछ समझ में आई तो हमें समझा दो भाई, हम बड़े भोले, मार्केट क्यों इतनी तेजी से ऊपर जा रही है? नहीं, आप ये दोबारा 3 मरतबा बोलेंगे आप बड़े भोले। क्या मैं शिकस्त तस्लीम करता हूं, मैं शिकस्त तस्लीम करता हूं, शिकस्त तस्लीम करता हूं। ये चक्कर ये है कि आप ये देखिए कि 28,000 के लेवल पर 155 रुपए के डॉलर रुपए की पैरिटी पर कौन फॉरेन फंड पहले आया है? नहीं है, मान ली बात, ठीक है। अब उनको रुपए का माल 30 पैसे मिलेगा तो वो क्या छोड़ेंगे? जिसके रिटर्न 24% से ऊपर हो जाए सालाना, वो छोड़ेंगे? आप मुझे बताएं। और अभी ये तो और खबरें आ रही हैं कि बाकर साहब को भी समझाया जा रहा है कि खुदा के वास्ते इंटरेस्ट रेट कम करो, मॉनेटरी पॉलिसी इस तरह नहीं चलती जिस तरह आप कर रहे हो, इसमें भी आप नजरसानी करो। ये चीजें जो है कैपिटल मार्केट के लिए तो बेनिफिट है। मैं आपको रॉकेट साइंस तो बोल नहीं रहा हूँ, मैं तो आपको ऐसी बेसिक बात बता रहा हूँ कि ये फॉरेन फंड की आप इसमें शिकर जो आपकी हुई है फॉरेन फंड्स की वजह से हुई है। लोकल फंड्स तो कहीं नजर ही नहीं आए ना, लोकल इन्वेस्टर पहले नजर आए, अब वो नजर आए जब उन्होंने देखा कि बेस उन्होंने सॉलिड कर दिया है फॉरेन फंड्स वालों ने। सर अंदर की खबरें भी तो बताया करें ना आप। बात यह है कि ये बातें तो सारी ठीक है, मंतकी बातें, ये तो बहुत सारे सूट बूट वाले बाबू रिसर्च वाले बता देते हैं, लेकिन आपके पास अंदर की खबरें होती हैं, वो हमें बताएं मार्केट की अंदर की खबर क्या है? अंदर की खबर यह है कि कोई और धंधा नहीं चल रहा तो कैपिटल मार्केट चलेगी। दूसरी, इकोनॉमी के टर्न अराउंड की जो हल्की फुल्की खबरें हैं उसका बेनिफिट कैपिटल मार्केट उठा रहा है। देखिए, मैं तो यहां तक बोलता हूं कि ये जो इंपोर्ट बंद किया गया है ना, ये भी एक इकोनॉमी के श्रिंक होने की वजह बनती है। और कल परसों ही मैं किसी चैनल पर वकार साहब को सुन रहा था, मेरे साथ IBA में भी वो थे, जो ये कह रहे थे कि आपका तो इम्पोर्टेड सब चीज है एनर्जी, अगर आप एनर्जी ही नहीं मंगाओगे तो जाहिर है यहाँ हाई एंड की इंडस्ट्रियां बंद होंगी, स्मॉल एंड मीडियम साइज जो इंडस्ट्री है वो मुश्किलात में आ जाएगी। तो ये चीजें हो रही है, लेकिन ये है कि जो इंटरनेशनल जो कंपनियां हैं रैंकिंग वाली, उन्होंने पाकिस्तान को अब थोड़ा ग्रीन सिग्नल देना शुरू किया है और 2021 तक मुझे लगता है कि GDP 4.5 पर आ जाएगा। अच्छा, ये तमहीद जो मैंने बिग 5 वाली बांधी, वो उसकी वजह भी एक ये थी कि अब बिग 5 में तो 4 ही रह गए ना, अब तो बिग 4 रह गए, लेकिन उसमें जो ये तीनों हैं मेन लोग, इनके हुकूमत के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, इसका भी तो स्टॉक की कारकर्दगी पे मस्बत असर होगा ना?
पिछली दफा एकेडी साहब की लगा करती थी हुकूमत के साथ, अब तो उनकी भी बनती है, जहांगीर सिद्दीकी साहब की भी बनती है। देखो आप नाम लेकर ऐसा ना हो कि कोई मसला आपके लिए। नहीं कोई मसला नहीं होगा, वो अच्छे लोग हैं। क्या एकेडी साहब भी अच्छे आदमी है, जहांगीर सिद्दीकी साहब भी अच्छे आदमी है। एकेडी थोड़ा वजनी है, अगर कहीं बैठ गया तो मुश्किल ले आएगा ना आपके लिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये मसला ये नहीं है कि किसका हुकूमत के साथ क्या है। ये आप देखो कि जो वॉल्यूम्स और रुपी टर्म में वॉल्यूम्स और हुए हैं, जो मार्केट अब है वो अब बिग 4 और बिग 5 पर नहीं चल रही है। तो हर ब्रोकरेज हाउस अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है और उस ब्रोकरेज हाउस के क्लाइंटेल जो है वो कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो मेरे ख्याल में अब वो बात के कहीं मैनिपुलेशन हो रही है या कहीं पर कॉर्नरिंग हो रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि मार्केट जो बिलो पार चली गई थी 28,000 के लेवल पर, उसको उसकी करेक्शन और उसकी अब हेल्दी साइन ये नजर आ रही है कि मार्केट 36,000 से 40,000 के लेवल पर रहने को आई थी और बनी जो ये इतनी मुश्किलात के साथ भी थी। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जब हम और आप बात कर रहे थे 35,000 के लेवल को वापस आने की, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि 28,000 के लेवल से भी नीचे जा सकते। लेकिन मैं ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था ना कि 40,000 क्रॉस हो जाएगा। वो तो बिल्कुल मेरे नजदीक एक बिल्कुल अनरियलिस्टिक चीज है। मे बी मेरी इंटरप्रिटेशन गलत हो, लेकिन करंटली मेरे ख्याल से सिवाय ये जो लॉजिक आपने प्रेजेंट की है कि इस वक्त डॉलर के टर्म्स के अंदर अगर देखा जाए तो मार्केट एक्सट्रीमली लुक्रेटिव है, इसके अलावा देयर इज नो पॉसिबल अट्रैक्शन फॉर लोकल इन्वेस्टर, ऐसा मेरा ख्याल है। हो सकता है मैं गलत हूं। नहीं, आप दोबारा फिर गलत पढ़ोगे, आप और शर्तें भी लगाओ, नहीं मुश्किल हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मार्केटें हैं, अब सबसे पहले जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर आता है ना, वो कैपिटल मार्केट में इसलिए आता है कि उसकी एंट्री और एग्जिट फास्ट होती है। ये यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडस्ट्री में लग रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि पहला स्टेप जो होता है वो स्टॉक मार्केट का होता है। दुनिया के आप कोई मुल्क में भी देख लें, आप चाहे उस मुल्क में चले जाएं जो एशियन टाइगर कहलाते थे, आपको पता है जॉर्ज सोरोस को बाकायदा महातिर ने गालियां देकर निकाला था जब उसकी मैनिपुलेशन की खबर आई थी मलेशियन स्टॉक मार्केट, आपको तो पता है। जी मुझे तो याद है ना। तो ये सब चीजें देखकर ये हमेशा कैपिटल मार्केट के अंदर ही लोग आते हैं और उसके बाद उनको अगर ये पक्का पता होता है कि अब इधर की ये जो वीक करेंसी है ये अब और वीक नहीं होगी, तो उनको एक दिल में एक इत्मीनान होता है कि जब रिटर्न्स अच्छे आएंगे कैपिटल मार्केट के तो उनको नुकसान नहीं होगा जब ये पैसे लेकर वापस अपने मुल्क जा रहे हो। Can I treat the stock market as a barometer for the economy at the moment? ये काफी सवाल में से एंकर्स पूछ चुके हैं, मैं इसका बड़ा सिंपल जवाब देता हूँ। जब घटरी होती है ना तो पाकिस्तान की कोई हुकूमत, चाहे PMLN हो, PPP हो, ये PTI हो, वो कहती है पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट जो है ना बैरोमीटर नहीं है। और जैसे ही मार्केट ने टर्न अराउंड लिया होता है, ऊपर की तरफ जाती है, तो हर एक अपना यानी अपना मार्केट के साथ लगा देता है। जी अब जब मुझे फिरदौस आशिक अवान बात कर रही होती है स्टॉक मार्केट की, तो मुझे थोड़ी मुस्कुराहट आती है, क्योंकि ये जो चीजें हैं इनको कैपिटल मार्केट में कई जो पॉलिटिशियंस हैं और पार्टीज हैं उनको पता भी नहीं है कि कैपिटल मार्केट क्या है। मैं कहा मोती साहब की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही। मैं ये कह रहा हूं कि कई पॉलिटिशियंस को और ये पता ही नहीं है कि कैपिटल मार्केट क्या है। हाँ, मतलब इशारतन बात करते हैं ना सर। आपने जैसे बताया कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, मार्केट नीचे जाए, हुकूमत से पूछा जाए ये है, वो कहते हैं नहीं जी ये मेजर थोड़ी है, इंप्रूव करती है, तो हर आदमी हर महफिल में बैठते ही फौरन ये कहता है हुकूमत की कारकर्दगी। आपको पता होगा इनके राइवल थे इसाक डार साहब, वो कहते थे मार्केट चढ़ गई या मार्केट में इंप्रूवमेंट आई और उसकी तारीफ करते थे अपनी पॉलिसियों की, तो ये लोग बुरा भला बोलते थे उनको। आज वही बात ये कर रहे हैं और इसाक डार साहब भी वहां से बयान पे बयान दे रहे हैं कि जनाब वाला मईशत का जो हाल हुआ है। डू यू थिंक कि आप, आई डोंट नो, आपने सोशल मीडिया के ऊपर इसाक डार साहब की राय सुनी है, लेकिन जिन चीजों के ऊपर उन्होंने मतलब जिन चीजों की उन्होंने निशानदेही की है वो तो अपनी जगह है ना मईशत के मुतालिक। देखिए जो मईशत का हाल हुआ था ना, यकीन करो हम लोग को रात को नींद नहीं आ रही थी। जिस तरह आपकी डीवैल्यू हुई है, जिस तरह आपके यहाँ महंगाई आई है, ईरान के बाद एक आइसोलेटेड इकोनॉमी के बाद दूसरे नंबर पर पाकिस्तान में महंगाई हुई है 10%, ईरान में 15% हुई है। आप ये देखें कि वो एक डॉक्टर फरूख हैं जो पहले PTI के साथ थे, जी डॉक्टर फरूख सलीम, बड़ा अच्छा एनालिसिस दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये अगर हुकूमत डाउनफॉल होगी तो ये टमाटर की प्राइस की वजह से होगी। जी
आजकल सोशल मीडिया पर बड़े मुतारिक हुए हैं वो। हाँ जी, उन्होंने कहा कि एक आपको पता है ना कि अयूब खान के टाइम में जो रेवोल्यूशन और जो लोग रोड पर निकले थे वो 8 आने महंगी कर दी थी रोटी उसने, या 4 आने महंगी, या 10 पैसे, आई डोंट रिमेम्बर। लेकिन ये जो महंगाई है ये कमर तोड़ रही है। तो वो जो इसाक डार भी उधर से बोल रहे हैं, हर एक के पास कुछ पॉइंट्स हैं जो इनकी फेवर में जा रहे हैं। रोज रात को जब ये चूरन बेच रहे होते हैं 7 से 8 और 8 से 9 हर चैनल, तो ये जो चूरन में जो बात आ रही है वो यही है कि हर एक के पास पॉइंट्स ऐसे हैं जो उसकी फेवर में जाते हैं। अच्छा भाई, मैं क्योंकि आपकी सियासी एनालिसिस भी अच्छी होती है और सियासत के असरात स्टॉक मार्केट पे होते हैं, तो आपको बता दूं कि भाई अंदर की खबर एक ये भी थी कि शहबाज शरीफ साहब बड़े ख्वाह थे प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए पाकिस्तान के, और वो जगह जगह पापड़ भी बेल रहे थे। इसके अलावा जो है उन्होंने शेरवानियां वगैरह भी सिलवा रखी थी। इस्तिलाहन बात कर रहा हूं, सिंबॉलिकली। लेकिन अब जाहिर बात है गवर्नमेंट भी एक्शन में आ गई, बोला है इसको किसी तरह वजीर आजम हम बनने नहीं देंगे। तो आगे जाके इकोनॉमिक पॉलिसी कहीं से इफेक्ट तो नहीं हो सकती अगर हुकूमत डिस्टेबलाइज हुई? देखिए, ये आप बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा अली नासिर। इससे मैं वो आपके जो शिकस्त है उसको मैं भूल सकता हूँ। मैं इसलिए ये कह सकता हूँ कि ये पाकिस्तान के साथ अलमिया है कि माइक्रो लेवल पर कंपनियों का फिगर्स का, इकोनॉमी की बातें हटकर इस्लामाबाद में क्या बातें हो रही हैं उसका इफेक्ट, और इस्लामाबाद के बातें जो होती हैं उसका इफेक्ट मेरे ख्याल में, मेरा बहुत पुराना तजुर्बा है, जो माइक्रो लेवल पर खबरें होती हैं उससे 2 गुना ज्यादा इफेक्ट है। और वो 2 गुना इफेक्ट आपने मौलवी साहब के जो मार्च में देखा, वो 2 गुना इफेक्ट जब ऑपोजिशन बात नहीं करने देती असेंबली में। आपको जिस दिन ये हुआ है अपना सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ का वो जो दौरानिया बढ़ाने का, आप उस दिन हमारी मार्केट को देखें किस हाल में हुई है वो। आप उस दिन देखें कि 800 पॉइंट 2500 पॉइंट के अप एंड डाउन हुई है सुबह से शाम तक। जी हाँ, तो सुबह से शाम तक ही मार्केट चलती है ना। लेकिन ये 2500 पॉइंट के अप एंड डाउन कोई भी इंटेलिजेंट डिसीजन मेकर को तबाह कर सकता है। तो यानी इन चीजों के ऊपर अब तवज्जो देने की जरूरत है कि पॉलिसीज भी कंसिस्टेंट हों और हालात भी। तो जफर मोती साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर ये बात मुकम्मल करूंगा कि जो बात बाहर से आ रही है और लंदन में जो कुछ हो रहा है उसके असरात पाकिस्तान की मईशत पे हो। डॉक्टर कयामत का भी कल प्रोग्राम देख रहा था तो नंबर गेम लेकर बैठे हुए थे, और नंबर गेम के अंदर यह बता रहे थे कि हुकूमत के पास कितनी सीटें हैं, अपोजिशन के पास कितनी सीटें हैं, लोअर हाउस यानी नेशनल असेंबली में कितनी सीटें हैं, सेनेट में कितनी सीटें अपोजिशन के पास हैं, कितनी हुकूमत के पास हैं। और इसके बाद एक जाहिरी बात है उस तूफान का भी पता लग रहा है जो मुस्तकबिल में किसी न किसी दिन आएगा जरूर। और हम एक पार्लिमानी जमहूरी मुल्क में रहते हैं, और पार्लिमानी जमहूरी मुल्क के अंदर पहले भी आपको ब्रीफ कर चुका हूं कि सियासी हुकूमतें, सियासी पॉलिसियां बेसिकली मुल्क की माशी पॉलिसियों को इंपैक्ट करती हैं। देखें, जब से ये हुकूमत आई है टैक्स पॉलिसी चेंज है ना, रेवेन्यू पॉलिसी चेंज, इंडस्ट्री के मुतालिक अभी तक ज्यादा कोई बात सामने नहीं आई, लेकिन ताजिर सनतकारों की राय आप देख रहे हैं। फिर इस हुकूमत के आने के बाद इस तक के बाद चीफ तक पहुंच गई है, जनरल बाजवा साहब तक बात गई, मईशतदान जो हैं वो, और उसके अलावा ताजिर सनतकार उनके पास तशरीफ लेकर गए, सेमिनार के अंदर उन्होंने अपनी आरा का इजहार किया। इससे इस चीज से आप जो है मावरा ना हो, मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल, माशी सूरत-ए-हाल के ऊपर असरअंदाज हो रही होती है। लंदन के अंदर भी कल मैंने देखा शहबाज शरीफ साहब, उनको बहुत अजीब सा महसूस हुआ पाकिस्तान से जाने के बाद जो कुछ हुआ है, और फिर उसके बाद नेब का दीगर और जगहों पर जो एक्शन उनके बारे में हुआ है, उनकी फैमिली मेंबर्स के मुतालिक। पहले इससे पहले मैं आपको क्लियर बात बता, अंदर की फिल्म आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैंने जो बिल्ली छोड़ी है ना, वो सिटी साहब की चिड़िया को भी खा सकती है, ऐसी बिल्ली है मेरे पास। वो अंदर की स्टोरी मुझे ला कर देती है कि कहां पर क्या हो रहा है। मसला यह था कि पहले रूल ये था, रूल कि शहबाज को नहीं छूना। अब वो रूल खत्म हो गया है कि
शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी हाथ डाला जा सकता है। डू यू अंडरस्टैंड? ये एक पैराडाइम शिफ्ट है पॉलिसी के अंदर। इससे पहले हुकूमत बहुत बेचैन और परेशान थी, किसी तरह शहबाज शरीफ साहब को भी किसी ना किसी तरीके से माजी के उनके आमाल की वजह से कुछ ना कुछ कहा जाए, लेकिन वो कह नहीं पाते थे। जब वो हाथ डालने की कोशिश करते थे उनको कह दिया जाता था शहबाज को हाथ मत लगाओ। लेकिन अब शहबाज को हाथ लगा सकते हैं। क्या उसके असरात मुल्क की सियासत पर हो सकते हैं?